वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान आपकी होस्ट और एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैदिक पीरियड वाला हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो वैदिक पीरियड हमको शुरू करना है। इसके पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर चुके हैं। तो एक बार ये शुरू करने के पहले हमारी हिस्ट्री की जो टाइमलाइन चल रही है, हम हिस्ट्री को पूरा सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ताकि बीच में से कोई भी चैप्टर हम रैंडम ना उठाएं। अगर रैंडम उठाएंगे तो हमको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हिस्ट्री इतिहास है, एक कहानी है। एक एक करके अगर सारी चीजें समझेंगे तो बिल्कुल लिंक में हमें चीजें याद रहेंगी। डेट्स वगैरह याद करने के लिए हमको जोर नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक टाइमलाइन बनाई थी, उस टाइमलाइन के हिसाब से हम अभी तक काम कर रहे थे। अगर आप चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाया है कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। उसके अंदर हमने पूरा डिस्कस किया है कि पहले क्या उठाना है, कौन सी क्लास में क्या मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कौन से चैप्टर में कौन सा हिस्सा है, सब कुछ उसके अंदर बता रखा है। अगर आप नए हो, ये वीडियो पहला देख रहे हो, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम शुरू कर चुके थे। हमने शुरू किया था भैया कि 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले से, साथ में बोलिएगा 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले से क्या शुरू हो गया था? बोलो बोलो, स्टोन एज शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? स्टोन एज शुरू हुआ था। स्टोन एज में हमने कितनी चीजें देखी थी, कौन कौन सी एजेस देखी थी? साथ में बोलो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये आया था हमारा कुछ 12,000 साल समथिंग के अप्रोक्स, ये आया था कुछ 10,000 साल समथिंग के अप्रोक्स, और फिर ये जो है ये 10,000 के बाद में हमारा नीचे चला था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हो गया। इसके बाद में हमने देखा था कुछ 2700 बीसीई के अराउंड, 2700 बीसीई के अराउंड हमारा क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का 1st और 2nd चैप्टर, 6th क्लास के एनसीईआरटी का 1st और 2nd चैप्टर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कवर करता है। 3rd चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। और अब हम आ चुके हैं फाइनली 4th चैप्टर पे, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं 1500 के अराउंड। किसकी बात कर रहे हैं हम? वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था 2700 से 1600 तक, और उसके बाद में 1500 समथिंग के अराउंड हमारा वैदिक पीरियड आ गया था। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? एक बार फिर से अच्छे से समझ लो। ये आपको मिलेगा एंशिएंट इंडिया का जो भी सारा मटेरियल है, आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में कवर हो जाता है, 7th में मेडिवल कवर हो जाता है, और 8th में आके आप मॉडर्न और फिर आगे वर्ल्ड हिस्ट्री 9th में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपको सबसे 6th क्लास की एनसीईआरटी आवर पास्ट 1 के पहले 2 चैप्टर में मिल जाएगा, ये 3rd चैप्टर में मिल जाएगा, और ये 4th चैप्टर में मिल जाएगा, जो हम आज शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, सेटलमेंट्स बनने लगे थे, हमको बहुत सारी साइट्स मिली थी, जैसे कि हड़प्पा सबसे पहले, हड़प्पा के बाद में हमको बहुत सारी साइट्स वैसी मिली थी जो हड़प्पा जैसी थी, इसलिए हमने उस तरह की साइट्स को क्या नाम दे दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दे दिया, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो सिंध नदी के आसपास सारी साइट्स हमको मिली, यानी कि इंडस नदी के आसपास हमको सारी साइट्स मिली थी। हमने उसमें एंड में ये भी पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें अब चेंज होते जा रही थी, लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर्स और इन सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान देने लगे थे। तो बस उसके अंदर ही हम बात करेंगे क्या कि हमारा जो सेटलमेंट हो गया था, लोग रहने लगे थे ना, अब फार्मिंग, गैदरिंग, हंटिंग से फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ आ गए थे। ठीक है, तो गैदरिंग, फार्मिंग की तरफ आ गए थे, सेटलमेंट बनने लगे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देख लिया था। उसके बाद में अब जब रहने लगे तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को भी मिलेगी। तो करीब आज से 3600 साल पहले, यानी कि 1500 बीसी। तो इस चीज को लेकर भी मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूं। इन दोनों का मतलब एक ही है ना? आपको बुक में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे, उसके अंदर आपको लिखा होगा कि आज से 3000 साल पहले, आज से 2700 साल पहले, आज से 4700 साल पहले। तो उसमें ये मत कंफ्यूज होना कि वो 2700 बीसीई है या 4700 बीसीई है। वो ये बता रहा है, एगो जब लिखा है, ईयर्स एगो ये लिखा है, तो ये बता रहा है कि आज से, जैसे कि अगर हम 2000 मतलब 21st सेंचुरी में या 2019 में है, तो इस हिसाब से आप 3000 साल पहले देख लो। अगर 3000 ईयर्स पहले लिखा है तो आज से 3000 साल पहले अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से आपको जो ईयर मिलेगा वो अब यहाँ पे लिखा है कि 3600 साल पहले। तो आज से 3600 साल पहले में आप काउंट कर लो, आपको कौन सी बीसीई मिलेगी? 1500 बीसीई मिलेगी। जिसके सामने बीसीई लिखा रहे वही
वही एज समझना जिसके साथ ईयर्स एगो लिखा रहे, उसको बीसी मत मानना, उसको ऐसा मानना कि आज से 3600 साल पहले गिन लो कि कौन सा आएगा, तो 1500 ही बीसी आपको देखने को मिलेगा। समझ गए कि नहीं? नहीं तो ऐसा मत लिख देना कि वैदिक पीरियड शुरू हुआ था 3600 बीसी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? ऐसी बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आई थॉट कि इसका कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं। अब वैदिक पीरियड में आप क्या देखते हो ना कि यहाँ पर दो तरीके से वैदिक पीरियड चल रहा होता है। एक तरफ तो क्या हो रहा है, वेदास लिखे जा रहे हैं, जिसको उस वाले सारे काम को हम कह रहे हैं वैदिक एज। वहीं सदर्न इंडिया में यदि आप देखोगे तो सदर्न इंडिया में आपको मेगालिथिक एज भी देखने को मिलेगी। कौन सी एज देखने को मिलेगी? मेगालिथिक एज भी देखने। यहाँ पे आपको बरियल्स देखने को मिलेंगे, मेगालिथ्स देखने को मिलेगा, स्टोन बुल्डर्स बड़े बड़े, है ना। तो ये भी एक एज है। तो ऐसा कहते हैं, जब पढ़ाते हैं ना तो ऐसा कहते हैं कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो वैदिक एज, जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? वेदास की बात करेंगे, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी बात करेंगे। बेसिकली तो मेन वैदिक एज में शुरुआत में ऋग्वेद की आज हम बात करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड जब हम मौर्यंस शुरू करेंगे ना, मगध या महाजनपदास शुरू करेंगे, अर्ली स्टेट शुरू करेंगे, उसकी शुरुआत में आपको थोड़ा लेटर वैदिक एज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वैदिक एज में हम किसकी बात करते हैं? वैदिक एज के अंदर हम बात करते हैं किसकी? नॉर्थ वेस्ट में ये चल रहा था, उसके कंटेम्प्रेरी, मतलब जिस समय पे यहाँ पे वेदास लिखे जा रहे थे ना नॉर्थ वेस्ट में, उसी समय पे साउथ में मेगालिथिक एज चल रही थी। मतलब वहां पे हमको स्टोन बुल्डर्स देखने को मिले। समझ गए ना? कंटेम्प्रेरी मतलब इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, तो फिर दोनों को इसी टाइमलाइन के अराउंड हम पढ़ेंगे ना, फिर बाद में पढ़ेंगे तो फिर टाइमलाइन हमारी गड़बड़ा जाएगी। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये मेगालिथिक एज आपका चल रहा था सदर्न पार्ट में, और वैदिक एज आपका चल रहा था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कैसा भाई? कंफ्यूज मत होना, ये हमारा ऊपर इंडिया का हिस्सा है और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। तो ये क्या है? हमारा नॉर्थ जम्मू कश्मीर, नीचे साउथ, और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? और सदर्न यानी कि ये वाला हिस्सा। समझ गए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये हमारा इधर की साइड में चल रहा था मेगालिथिक, और इधर की साइड में हमारा चल रहा था वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में देखना, इसको इधर देखना। इधर क्या था? वैदिक एज में आर्यंस आ चुके थे, आर्यंस नॉर्थ वेस्ट से आ चुके थे, और इधर मतलब जो नॉर्थ वेस्ट साइड के लोग थे उनको हमने यूजुअली आर्यंस ही बोला। इसीलिए आप महाभारत और इनमें देखते हो ना तो वो कहते हैं आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। समझ गए कि नहीं? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो उस समय के लोगों को आर्यंस भी कहा जाता था। अब बहुत सारे अपने अपने अजम्पशन है। कोई कहता है कि यही आर्यंस जो है वो फिर यूरोप में भी जाके बस गए और उधर भी बस गए, तो फिर हमारे लोग ही है सभी दूर कहा जाए तो देखो तो। या फिर कहते हैं कि कुछ लोग वहां से आए थे फिर यहाँ आके बस गए तो आर्यंस कहलाने लगे। तो सबके अलग अलग थॉट्स है। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको हम आर्यंस कहते थे। यहाँ पे आप कुछ चीजें देखोगे तो यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस हो रही थी। यहाँ पर लोगों को मृत होने के बाद में जमीनों में गाड़ा जा रहा था, तो अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिले थे, अलग अलग सामान उनके साथ में देखने को मिले थे, तो उसकी हम बात करेंगे। इसमें यदि आप देखोगे तो ऋग्वेदा की हम शुरुआत में बात करेंगे। वहीं सदर्न साइड जब हम जाएंगे तो हम स्टोन टूल बुल्डर्स की बात करेंगे, अलग अलग स्टोन से जो बने हुए होते हैं। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे, कौन सी लैंग्वेज कहाँ से निकली, संस्कृत और ये किसको बिलोंग करती है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लाइफ ऑफ पीपल हम देखेंगे कि सदर्न पार्ट में किस तरीके की थी। वेदास विश्वामित्र की हम बात करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम मेगालिथ्स की बात करेंगे। वही बेसिकली देखा जाए तो स्टोन, कैटल, हॉर्सेस, चैरियट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्केलेटन स्टडी हम लोग करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फिर से रुको और एक छोटी सी समरी समझ लो। 3600 साल पहले अराउंड 1500 BCE में वैदिक एज शुरू हो गया था। सदर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हम उसको वैदिक एज कहते हैं। और वैदिक एज क्योंकि वेदास उधर की साइड में लिखे जा रहे थे, ऋग्वेदा और ये सब उधर की साइड में लिखे जा रहे थे। वहीं अगर आप सदर्न साइड देखोगे तो उसी समय पे सदर्न साइड्स में हमको बोल्डर्स, स्टोन बोल्डर्स मिले, मेगालिथ्स मिले, जिसके अंदर बरी किया जाता था लोगों को। तो उसकी अलग अलग चीजें हमको पता चली, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम ये दोनों चीज कवर करेंगे। पहले वेदास के बारे में पढ़ेंगे और फिर मेगालिथ्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो एज है वैदिक पीरियड, इसके अंदर ही मेगालिथिक एज
एज भी जो है वो आ जाती है। और कहा जाता है इवन कि जो मेगालिथिक एज है ये वैदिक एज आने के पहले ही बहुत शुरू हो गई थी। बड़े बड़े स्टोन से ढकना, बरियल्स बनाना और फिर अंदर उनके सामान रखना, अलग अलग चीज़ें उनके साथ में देना, ये सारी चीज़ें पहले से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन हमको सोर्सेज अभी मिले, हमको पता चला कि ये उसके आसपास ही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब वैदिक एज हम पहले पढ़ने वाले हैं कि ऋग्वेदा में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, ऋग्वेदा आखिर है क्या, लैंग्वेज किस में लिखा हुआ था, कौन सी है वो लैंग्वेज, किस फैमिली को बिलोंग करती है, इसके बारे में हम शुरू में बात करें। समझ आ गया? ठीक। तो वेदा के बारे में यदि हम बात करें तो वेद क्या होते हैं? सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो लिखा गया था ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो था ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद लिखा गया था, सोमवेद होते हैं और यजुर्वेद होते हैं और अथर्ववेद होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदा की यदि हम बात करें तो ऋग्वेदा क्या है? अब देखो वो जो सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना, इसको हम करते हैं अगले वाले में, अगला वाला चैप्टर आएगा ना जिसके अंदर हम लोग अर्ली स्टेट्स की बात करेंगे। उसके शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा पार्ट लेटर वैदिक पीरियड का है। लेटर वैदिक पीरियड वही जिसके अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बताया जाता है। मेन जो वैदिक पीरियड था उसके अंदर ऋग्वेद की ही बात की जाती है। समझ गए कि नहीं? तो ऋग्वेद क्या है भैया? ओल्डेस्ट वेद है हमारा, भारत का सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसके अंदर करीब 10 मंडल्स है और 1000 हाइम्स है। इन हाइम्स को क्या कहते हैं? सुक्ता या फिर वेल सेड, इनको मंत्र भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद से हमको बहुत सारी, मैम ये ऋग्वेद पढ़ना क्यों जरूरी है, वेदा के बारे में हमको पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय पे ये जब लिखा गया था ना तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई, ऐसे हाइम्स मतलब पोएम्स की तरह पे या फिर मंत्र की तरह पे, या फिर कहा जाए तो वेल सेड, जैसे भगवान को लेकर उनके प्रेजेस उसके अंदर लिखे गए। तो जब वो लिखे गए तो हम उनको, ऋग्वेद को जब पढ़ते हैं ना तो हमको उस समय की बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होता है या इंस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर चीजें लिखी होती है तो हमको पता चलता है ना कि अच्छा उस समय पे क्या क्या चीजें चल रही थी। जैसे अशोका की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली तो भाई ग्रीक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो हो सकता है उस टाइम पे वो वाली लैंग्वेज हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस इंस्क्रिप्शन पे हमको घोड़े और हाथी देखने को मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अरे ये वाला स्टोन तो इतने साल पुराना है, घोड़े हाथी बने हुए हैं, तो जरूर उस समय पे घोड़े हाथी और ये लोग चलने लगे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पे यदि हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो सबसे पुराना वेद है, तो इसके थ्रू हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी जानने को मिलती है कि करीब इतना पुराना है, एक तो 3600 साल पुराना है या फिर कहे तो 1500 BCE का। तो उस समय क्या क्या चीजें थी, लोग कैसे रहते थे, क्या बातें करते थे, क्या कपड़े पहनते थे। तो इनके हाइम्स में इन्होंने कुछ कुछ कहानियां लिखी हैं, कुछ सॉन्ग्स जैसे कुछ कंपोज किए हुए हैं या मंत्र लिखे हैं। तो हमको उस समय की बहुत सारी चीजें इनके थ्रू पता चलती है। तो कितने हैं भाई? 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है। और इन 10 मंडल मतलब 10 मोटी मोटे मंडल हैं, जैसी किताबों जैसे हैं 10, उसको मिला के पूरा ऋग्वेद कहा जाता है। 1000+ हाइम्स है जिसको कहते हैं सुक्तास या फिर वेल सेड मंत्र, वो उसी के फॉर्म में लिखे हुए, डायलॉग्स के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। कंपाइल्ड 3500 ईयर्स अगो, बिल्कुल याद रखना टाइमलाइन के हिसाब से तो हमको चलना ही चलना है। डन बाय ऋषि, किसने लिखा था? ऋषि, उस समय के जो ऋषि थे, जो सेजेस थे, जो महात्मा थे, संत थे, उन्होंने ऋग्वेदा की रचना की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंट्रोडक्शन। प्रेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, उसके अंदर भगवानों की प्रेज की गई है, भगवानों की तारीफें की गई है। जैसे कि इंद्र है ना, इंद्र की बात की तो इंद्र कौन है? इंद्र इज अ वॉरियर गॉड, मतलब शक्ति देता है ना। तो इनकी बात की तो हमको उसी से पता चला कि अच्छा ये लोग इंद्रदेव के बारे में जानते थे, इंद्रदेव को मानते थे। अग्नि की बात की है जो कि कौन है? गॉड ऑफ फायर, यानी कि इससे हमको समझ में आ जाता है कि उस समय पे आग को भी भगवान मानते थे और कहते थे कि ये जो भगवान फायर के जो भगवान है वो कौन है? अग्नि है। इवन ये भी माना जाता है कि अग्नि इज द ओनली सोर्स जो कि बीच में, जैसे आपने आग जलाई, अब वो कैसी है? वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ क्या है, जैसे कि आप उसके अंदर कंडे से जलाई या आपने कागज से जलाई या केरोसिन डाला, उस समय पे तो क्या पता केरोसिन होता होगा कि नहीं होता होगा, पर कहीं ना कहीं वुड है ना, लकड़ी जलाई, ठीक है, तो इससे आपने अग्नि बनाई है ना। अब इससे आपने जब अग्नि बनाई तो ये बना किससे है? धरती से जो चीजें मिली उससे बना है। अब ये उड़ के मतलब वेपर जो होते हैं, अग्नि के वेपर्स या फिर अग्नि की जो फ्लेम होती है वो कहाँ जाती है? आसमान की ओर जाती है। तो अग्नि को ऐसी चीज मानी जाती थी कि ये ऐसा सोर्स है या
ये ऐसी चीज है जो दोनों में कनेक्शन बनाती है, ये भगवान तक भी जाती है, हमारा संदेश भगवान तक भी पहुंचाती है। इसलिए हवन, यज्ञ और ये सारी चीजें की जाती थी। क्यों? क्योंकि जब हम हवन करते हैं, हम आहुति देते हैं, तो हम कुछ चीजें कहते हैं, हम मंत्र कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर में सुख हो, हमारे घर में शांति हो, और ये स्वाहा हो जाए, ये घमंड, ईर्ष्या, भेदभाव, ये सब कुछ इसका स्वाहा करते, ऐसे करते। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बस इसमें से खत्म होके, लीन होके आसमान में चले जाए और भगवान हमको इस चीज को ठीक करने की शक्ति दे। यानी कि अग्नि इज अ मैसेंजर टू गॉड। समझ गए कि नहीं? तो ये अग्नि के बारे में भी उस समय पे बताया गया, ऋग्वेदा में लिखा गया। तो उस समय पे लोग आग का भी प्रयोग करने लगे होंगे, ये हमको पता चला। सोमा क्या होता है? सोमवेद। सोमवेद जो होता है ना, अच्छा सोमा क्या होता है? सोमा इज अ प्लांट, है ना, सोमा इज अ प्लांट, इसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। और इसी के ऊपर सोमवेद भी आखिर में लिखा गया है, कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। लेकिन सोमा क्या होता है? सोमा जो होता है एक प्लांट होता है जिसके अंदर सोम रस बनाया जाता है उस प्लांट से, जो कि बहुत अच्छा होता है। सोम रस जो है वो काफी होली माना जाता है। तो सोम रस जो है, ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड थ्रू दैट, है ना। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स अबाउट दीज ओरली। जैसे कि आज आप घर में रहते हो, सुबह उठते हो, मम्मी कहती पूजा पाठ किया करो, सुबह उठा करो, भगवान को याद किया करो, है ना। ऐसे उस समय पे जैसे जब उन्होंने ऋग्वेद लिखना शुरू किए लोगों ने, तो जब अब आप इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे वर्ण जो है वो डिवाइड हो चुके थे। वर्ण कैसे? मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब वर्ण डिसाइड हो गए थे, सिर्फ डिवाइड हो गए थे, है ना। तो अब लोग क्या करने, वो आप अगले वाले चैप्टर में देखोगे उन चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ऋग्वेद लिखा, इसके अंदर भगवान के बारे में लिखा, इसके अंदर अच्छी चीजों के बारे में लिखा, अच्छे मंत्र के बारे में लिखा, बहुत सारा। हो सकता है इस समय पे मेडिटेशन, योगा भी शुरू हो गया हो सकता है, कह रही हूँ, हो सकता है। तो जब अच्छी चीजें पता चलती है तो बड़े लोग क्या सोचते हैं कि बच्चों में भी वो भाव जाने चाहिए, बच्चों में भी वो गुण जाने चाहिए, ताकि ये भी अपनी लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से डील कर सके, अच्छी तरह से कैसे लीड कर सके, है ना। तो बच्चों को ये चीजें सुनाई जाती थी कैसे? प्रीस्ट जो होते थे। अब सेजेस और संति लिख रहे हैं तो वही प्रीस्ट, तो वो सुनाते थे उनको, और सुना के एक एक वर्ड बिट बाय बिट सावधानी से याद करवाते थे और फिर उन्हीं से बुलवाते थे। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से ऋग्वेद में जो भी चीजें लिखी गई थी, वेदास में जो भी चीजें लिखी गई थी, वो बच्चों को सुनाई जाती थी, बच्चों को याद करवाई जाती थी और उसको समझाया भी जाता था। क्योंकि ऋग्वेद में जो आप चीजें देखोगे ना, वो हाइम्स देखोगे तो वो बहुत ऐसे होते हैं, मतलब कि डायलॉग के फॉर्म में होते हैं, या फिर ऐसे कोई कहीं कहीं मतलब उनका कहा कुछ और जाता है और इनडायरेक्ट मीनिंग कुछ और निकाला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अभी हम बात करेंगे विश्वामित्र की, जब वो नदियों से बात करते हैं उसमें बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ क्या कहें तो इंडिकेशंस के साथ में कुछ चीजें बताए। अब उनको बच्चों को समझाना पड़ता था, है ना, कि इसका मतलब ये है ना। तो उसी के थ्रू अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार दिलवाना चाहते थे और इस तरीके से दिलवाते थे। इवन बहुत सारे जो हाइम्स हैं वो वुमेन्स ने भी लिखे हैं ऋग्वेदा में, ठीक। लैंग्वेज कौन सी थी भैया? ओल्ड या फिर वैदिक लैंग्वेज, ओल्ड या फिर वैदिक लैंग्वेज थी, ठीक है। समझ गए कि नहीं? आज की जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो वाली संस्कृत नहीं है, ये पुरानी संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है। वो आज वाली संस्कृत आपको नहीं समझ आएगी, आपको हमको तो संस्कृत आती है, हम तो पढ़ लेंगे, पर आज वाली संस्कृत वैसी वाली संस्कृत नहीं है। वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत वो थोड़ी सी बहुत अलग पड़ जाती है, वो समझ में थोड़ी सी कम आती है। या फिर जो प्रीस्ट है, जो पंडित लोग हैं, उन लोगों को समझ में आ जाती है क्योंकि वो लोग स्टडी करते हैं उन्हीं चीज़ों की। लेकिन हमारे थोड़े से बस के बाहर है। पर अब तो बहुत सारी चीज़ें इनको कन्वर्ट भी कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे भी। उस समय पे ऐसा नहीं था, ओल्ड और वैदिक संस्कृत में बात की जाती थी। बिफोर डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग, उस समय पे प्रिंटिंग नहीं थी ना, इसीलिए ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था, ओरली बच्चों को याद करवाया जाता था। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, आप बोलोगे मैम बार बार रामायण महाभारत लेके आ जाते हो। अरे वो एक ऐसी चीज है ना कि वो बहुत पुराने समय की स्टोरी है, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे। आपने देखी होगी, ऐसे नहीं देखी होगी तो लॉकडाउन में तो सभी ने देखी थी, है ना। तो आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाओगे। उसमें आपने देखा होगा कि जब राम जी वनवास नहीं गए थे, राम जी को जब शिक्षा के लिए भेजा गया था, राम जी शिक्षा के लिए भेजा गया था, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी और ये सब बैठे होते थे और फिर वो उनको सिखाते थे, है ना, बोल के सिखाते थे और ऐसी ऐसी बातें सिखाते थे कि उनकी एनलाइटमेंट होती थी उस चीज के थ्रू, ठीक है। बोर्ड पट्टी देखी थी क्या आपने उसके अंदर? नहीं देखी थी ना। अच्छी अच्छी बातें वो लोग सिखाते थे और ओरली सिखाते थे, मंत्र याद कराते थे, हाइम्स याद कराते थे, साथ साथ में मॉर्निंग में जैसे हमारे यहाँ पे प्रेयर्स होती है ऐसे उन लोगों से प्रेयर्स करवाते थे, ठीक है। तो उस समय में प्रिंटिंग नहीं होती थी, तो या तो वो मेन्यूस्क्रिप्ट पे लिखते थे, है ना। मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? पाम लीव्स और बिर्च, है ना, हमने पढ़ा है पुराने वाले चैप्टर में। पाम लीव्स और बिर्च पे लिखा जाता है। बिर्च क्या होता है?
हिमालयन साइड में अधिकतर वो पेड़ बड़े बड़े ग्रो होते हैं, आप उसमें देखोगे ब्राउन ब्राउन कलर की जो बार्क होती है उसको निकाल के ऐसी परत जैसी निकालते थे और उसके ऊपर गाड़ गाड़ के लिखते थे, है ना, उसके ऊपर लिखते थे, और पाम लीव्स के ऊपर लिखते थे। तो ये पाम लीव्स और बिर्च के ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा जाता था, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट बनाई जाती थी और उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें लिखी जाती थी क्योंकि प्रिंटिंग नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग डेवलप होने के बाद में written down several centuries after it was first composed, printed less than 200 years ago, मतलब आज से 200 साल पहले ही कभी प्रिंट हुई होगी वो, उसके पहले तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इस तरीके से में ही हमको मिली थी, तो हम उसी तरीके से उसको आगे देखते थे। लेकिन फिर प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ और आज से 200 साल पहले उनको फिर बराबर अच्छे से पेजेस में अच्छी सी किताबें बनाकर अच्छे से सहेजा गया, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग ऋग्वेद आप इस तरीके से देख सकते हो। ऋग्वेद इज ओल्ड एंड वैदिक, संस्कृत में लिखा गया, इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, संस्कृत किस फैमिली ऑफ लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर बिलोंग करती है। इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या होता है मैम, पहले तो ये बताओ कि फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या होता है, क्या क्या चीजें निकाल रखी है, लैंग्वेजेस की भी कोई फैमिली होती है क्या? अरे होती है मतलब ऐसी कुछ, वो लोग पैदा ऐसे फैमिली में नहीं हुए थे, हमने उनको थोड़ा सा क्लासीफाई किया समझ के। कैसे क्लासीफाई किया कि करीब इतने साल पहले ही, वही हम अभी वैदिक एज की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत और इंग्लिश, यदि आप ये दो चीजें देखो, ठीक है, ये दो चीजें देखो, तो इसके अंदर संस्कृत से जुड़ी जुड़ी आपको ये वाली कौन सी लैंग्वेज है, ये एशिया वाली लैंग्वेज है ना, हमारे तरफ की, या फिर कहें तो इंडिया वाली लैंग्वेजेस है, और ये कौन सी लैंग्वेज है, ये यूरोपियन साइड वाली लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो संस्कृत, गुजराती, असमीज, इधर जर्मन, हिंदी, फ्रेंच, कश्मीरी, और यहाँ पे इंग्लिश में अगर देखो तो पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये इंडो क्या पढ़ा था हमने, इंडो, बोलो यार नाम स्किप हो गया मेरे को, इंडो आर्यन फैमिली, इंडो अरेबिक याद आ रहा था, इंडो आर्यन फैमिली को ये बिलोंग करती है। अच्छा क्यों बिलोंग करती है मैम, कैसे पता चला हमको कि इंडो आर्यन फैमिली को बिलोंग करती है? ये इंडो आर्यन फैमिली को इसलिए बिलोंग करती है क्योंकि इनके अंदर हमको बहुत सारे ना कॉमन वर्ड्स देखने को मिले। फैमिली क्यों बोला हमने, क्योंकि इनके अंदर हमको कॉमन वर्ड्स देखने को मिले। कैसे कॉमन वर्ड्स मैम? अच्छा आप इंग्लिश में बोलो मदर, हिंदी में बोलो माँ, है ना, और संस्कृत में बोलो मात कहा जाता है या फिर मात्र कहा जाता है ना, तो मात्र भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कॉमन चीज नहीं देख रहे हो कि इन सारी लैंग्वेजेस में यदि आप मम्मी को पुकारना चाहोगे तो कहीं ना कहीं म से ही शुरू हो रहा है, तो वो रिलेटेबल नहीं होंगे क्या? इसीलिए मैं जो आर्यंस की बात करी थी ना कि आर्यंस के बारे में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे यहाँ से ही निकलकर फिर ये बहुत सारी जगह पे जाके बसे, तो हमारे यहाँ की बोली थी, वहाँ की अलग अलग बोलियां थी, उसको मिक्स करके, इसीलिए ये चीजें रिलेटेबल है कि हमारे यहाँ पे मम्मी कहा जाता है, माँ कहा जाता है, संस्कृत में कहो तो मात्र कहा जाता है, वहीं इंग्लिश में मदर कहा जाता है। क्यों? मम्मी या फिर मदर वो जो भी डिनोट करते थे वो किसी और लेटर से नहीं ले सकते थे, ले सकते थे बिल्कुल, लेकिन वो रिलेटेबल क्यों है? क्योंकि हो सकता है यहीं के लोग फिर उधर उधर जाके बसे हो, क्योंकि हम अभी तक तो यही देखते हुए आ रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रॉपर नहीं था ना, सब दूर ऐसा ही चल रहा था कि ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बसे हुए थे, समझ रहे कि नहीं। फिर कॉन्कर भी करने लगे थे, अभी थोड़ी देर बाद अगले वाले चैप्टर्स में हम देखोगे तो रूलर्स आने लगे थे, तो ये रूलर्स भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉन्कर करने के लिए निकल जाते थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए लैंग्वेजेस रिलेटेबल है, सिर्फ मदर वाला एग्जाम्पल नहीं, आप ब्रदर का भी एग्जाम्पल दे दो। हिंदी में बोलो तो भाई होता है, संस्कृत में बोलो तो भ्राता होता है, इंग्लिश में बोलो तो ब्रदर होता है। क्यों होता है? सब कुछ बी से ही क्यों जुड़ा हुआ है भाई को लेकर? समझ गए कि नहीं? क्योंकि यही लैंग्वेज का कनेक्शन है, भले वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए लेकिन स्प्रेड वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से हुई है, इसलिए इनको इंडो आर्यन फैमिली के अंदर रखा जाता है। तो मैम यही वाली सारी लैंग्वेज है क्या? नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है भाई। ये वाली लैंग्वेज को इंडो आर्यन कहते हैं। वहीं अगर आप दूसरी जगह पे देखो, जैसे टिबेटो बर्मन वाली, तो टिबेटो बर्मन कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में आती है। नॉर्थ ईस्ट के साइड वाली लैंग्वेज है ना, नॉर्थ और ईस्ट, वो तो टिबेटो बर्मन वाली लैंग्वेज जो है इसके अंदर हो जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में क्या आती है? झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में आ जाती है। वहीं द्रविडियन लैंग्वेज कैसी हो जाती है? द्रविडियन लैंग्वेज में आ जाता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सारी द्रविडियन। क्योंकि लैंग्वेज ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉमन चीजें हैं। अब आप देखो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कहीं ना कहीं आपको सेम साउंड करेगी। जिसको नहीं पता उसको तो ऐसे समझ भी नहीं आता कि कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं,
या जिनको आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी रिलेटेबल रहती है वो, मतलब जैसे कि आप बिल्कुल अब हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, तो ये कैसी रहती है, रिलेटेबल रहती है, एक जैसी नहीं रहती, कोई नहीं कह रहा कि एक जैसी है, लेकिन रिलेटेबल रहती है। वैसे ये भी एक जैसी नहीं है लेकिन काफी रिलेटेबल है, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि उनकी तरफ के लोग और फिर अलग अलग जगह पे बसे तो वो चेंजेस आने लगे उस लैंग्वेज के अंदर, समझ गए कि नहीं। वैसे ही ऑस्ट्रोएशियाटिक और वैसे ही टिबेटो बर्मन, समझ गए। अब फैमिली ऑफ लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई, क्या क्या इंडो आर्यन संस्कृत और इंग्लिश को आप देख लो। और फैमिली क्यों है, फैमिली इसलिए अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि भैया फैमिली क्यों कही जाती है, फैमिली इसलिए कही जाती है बिकॉज दे हैव वर्ड्स इन कॉमन, समझ गए कि नहीं। और एग्जाम्पल दे देना, अगर बड़ा सारा अगर आपको लिखना है तो फिर वो ब्रदर मदर और इनका सबका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। वैसे ही मोर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में कौन कौन सी होगी, द्रविडियन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक और टिबेटो बर्मन। कहाँ पे है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। लैंग्वेज समझ गए अच्छे से। अब मैं आपको स्टोरी बता रही थी ना विश्वामित्र जी की स्टोरी के बारे में बात कर। विश्वामित्र जी की स्टोरी का एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्यों दे रखा है, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए कि आखिर ये ऋग्वेद में हाइम्स किस तरीके से लिखे जाते थे, और फिर उनको पढ़ के हमने ये जो अभी इतनी सारी बातें की, ये सारे कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट्स कैसे निकाले, आउटपुट कैसे निकाले, हमको कैसे समझ में आया कि वहां पे ये सारी चीजें चल रही थी। तो ये ऐसे समझ में आया कि विश्वामित्र जी जो है उन्होंने अपनी हाइम जो है वो रिवर को डेडिकेट की। आप बुक देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर वो कहते हैं कि वो रिवर्स को कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि आप माउंटेन से उतर के आती हो और बिल्कुल घोड़ों की तरह और काउस की तरह शाइनी हो, और रफ्तार है आपके अंदर, आपको जो इंद्र भगवान है उनकी पावर से आप जो है वो बिल्कुल फुल हो और एकदम बहती जा रही हो, चैरियट्स की तरह बहती जा रही हो। इस तरीके से वो बात करते हैं, किसी रिवर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो फिर रिवर कहती है रिटर्न में कि हाँ, हम बिल्कुल, भगवान ने हमको जो पावर दी है उसकी मदद से हम बहुत अच्छे से फ्लो कर रहे हैं और हमारे अंदर बहुत पावर है। लेकिन विश्वामित्र जी आप बताइए कि आप ये हमसे ये प्रार्थना कर क्यों रहे हो, हमारे बारे में इतनी तारीफें कर क्यों रहे हो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि बहुत दूर से मैं और मेरे साथी, हम लोग बहुत डिस्टेंस से आए हैं, हमारे साथ में चैरियट्स हैं और चीज़ें हैं हमारे साथ में। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने रिवर के फ्लो को थोड़ा सा स्थिर कर दीजिए ताकि हमको निकलने में आसानी हो, हम आसानी से निकल पाएं, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीज़ डायरेक्टली नहीं बोली। आप जब उस हाइम को पढ़ोगे ना तो आप उसके अंदर आप वर्ड्स पढ़ोगे, कुछ अलग से वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उससे हमको क्या पता चलता है, उससे हमको ये पता चलता है कि उस समय पे विश्वामित्र जी जैसे कह रहे हैं कि आप काऊ और घोड़ों की तरह हो, मतलब क्या कि वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। भाई उनको अगर पानी का लेवल ठीक करना है माता से, या जो नदी है वहां पर, जिस भी नदी से वो कह रहे हैं उसका अगर रिवर उनको फ्लो को ठीक करना है, तो जब वो प्रार्थना करेंगे तो अच्छी बातें कहेंगे ना। तो वो शाइनिंग से कंपेयर कर रहे हैं कि काउस की तरह शाइनिंग कर रही हो, हॉर्स की तरह हो, मतलब उस समय पे हॉर्स और कैटल्स काउस तो होंगी, ये पहली बात पता चलती। दूसरी बात ये पता चलती है कि काउज और हॉर्सेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड रखा जाता होगा, तभी उनको रिवर को कंपेयर करने के लिए अच्छी बातों में उनको इंक्लूड किया। फिर दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि चैरियट से हम लोग आए हैं, इसका मतलब ये है कि चैरियट्स भी यूज़ करने लगे होंगे लोग उस समय पे, और चैरियट्स के साथ में जो गांव है, घोड़े हैं, उनको चैरियट्स में लगाते होंगे, रथ बनाते होंगे। चैरियट्स क्या होता है, रथ है ना, रथ बनाते होंगे। तो साथ में आगे तो आपने देखे ना कि आप अभी स्टोरीज में जो आपको टीवी सीरियल में पुरानी जो एपिक स्टोरीज हैं उसमें अगर वो बताते हैं तो वो घोड़ों के वो रथ इस तरीके के क्यों बना पाते, वो रथ इस तरीके के इसीलिए हमको समझ में आया क्योंकि हमने पुराने वेदों से पढ़ा, उनकी हमने कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन देखे ना कहीं कि इस तरीके के रथ होते हैं, इस तरीके के घोड़े होते हैं, उस हिसाब से हमने इमेजिन करके वो सारा पिक्टोरियल हिस्सा बनाया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो विश्वामित्र डेडिकेटेड द हाइम टू रिवर। वी हैव गॉट टू नो फ्रॉम दिस हाइम क्या क्या चीजें हमको पता चली। ज्योग्राफिक ऑफ आर्यन पीपल स्टे, उस समय पे लोग किस तरीके से रहते होंगे ये भी उसके अंदर बताया है। वो बहुत बड़ी हाइम है लेकिन हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा सा टुकड़ा ही है, ठीक है, कि मतलब वहां पे नदियां है, पानी है, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको जाना होता था, ऐसी चीजें भी हम उसके थ्रू समझ सकते हैं। फ्लो ऑफ रिवर की रिवर मतलब ऐसी नहीं कि सूखी है या फिर रिवर है ही नहीं, इससे हमको डायरेक्ट पता चलता है ना कि रिवर एकदम बहुत अच्छे फ्लो में होगी, तभी तो वो फ्लो को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको पार करके जाना था। समझ गए। तो ये फ्लो ऑफ रिवर जो है इसके अंदर बताया गया है, इससे हमको चीजें फ्लो रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले हैं। काउस को वर्शिप करने के लिए यूज किया जाता था। हॉर्सेज हैव हॉर्सेज इन द आर्मी, है ना, जब वर्शिप करने के लिए यूज करे जैसे कि मैंने आपको बताया तभी उसको रिस्पेक्टेड यूज किया ना, उसके अंदर रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज किया। और हॉर्सेस को भी आर्मी में लेके जाते होंगे तभी तो वो चैरियट्स के साथ में हॉर्सेस थे। समझ गए कि नहीं। चैरियट्स के बारे में बात की, रथों के बारे में बात की। तो वो
कंपैरिजन में और ऐसी अच्छी सी हाइम्स, जैसे कि हम पोयम किसी के लिए बनानी होती है तो हम कैसे उसको इनडायरेक्ट लिखते हैं, तो ऐसी हाइम्स उसके अंदर लिखी हुई हैं बहुत सारी ऋग्वेदा में, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझने की कोशिश की कि अच्छा तब ये भी होता था, तभी विश्वामित्र जी ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो विश्वामित्र जी का छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल है, लेकिन आप बाकी तो कितनी बड़ी 10 मंडल बोला, 1000+ हाइम्स है, तो कितनी सारी बातें की होंगी उसके अंदर, तो हमको जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला उस समय की, समझ गए। हेंस द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दे इन्फॉर्म अस अबाउट वैदिक ज्योग्राफी, डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज। अभी तो इन्होंने घोड़ों की और चैरिट की बात की हाइम में जो आपके एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत सारी हाइम्स ऐसी दूसरी होंगी जिसके अंदर घरों के बारे में बताया होगा, सोसाइटी के बारे में बताया होगा, रहने सहने के बारे में बताया होगा, खाने पीने के बारे में बताया होगा, कुछ इनडायरेक्ट बातों में ही, तो हम समझ गए। ठीक है, तो ये वाले विश्वामित्र जी की हाइम से हमको ये चीजें पता चलती है। अब आगे हम प्रीस्ट की बात करेंगे, थोड़े बहुत राजा वाजा कैसे किस तरीके के होते थे उनकी बात करेंगे, तो वो भी हमको सब किससे पता चला है, इन तरह की हाइम्स से ही पता चला है। ठीक है, सोर्स पता चल गया आपको। गंगा एंड यमुना इज मेंशन्ड ओनली वंस। सरस्वती, इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में काफी बात की है, लेकिन गंगा और यमुना के बारे में 1-2 जगह ही बात की, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उस समय पे वो लोग गंगा यमुना के आसपास कम रहते हो, इंडस के आसपास ज्यादा रहते हो। समझ गए कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम उन हाइम्स से समझ सकते हैं। और क्या क्या देखा हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन, मेल चाइल्ड देखा। अब वो विश्वामित्र जी की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन ऋग्वेद से हमको और क्या क्या चीजें पता चली। कैटल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत जगह पर बताया गया है, ऐसे हाइम्स के रूप में ही कैटल को पूजने लगे, क्योंकि वो मिल्क भी हमको उनसे मिलता था। मिल्क वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि कुछ और चीज़ें तो होती नहीं थी खाने पीने के लिए जिससे उनको ताकत मिले, दूध को ही अच्छा मानते थे। इवन आप पुरानी कहानियों में देखोगे तो वो लोग दूध से स्नान वगैरह भी करना और बहुत सारी चीज़ें बनाना, मलाई, मट्ठा और ये सब बनाना भी हमने बहुत सारी कहानियों में देखा है, मक्खन, है ना। तो दूध वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, तो दूध क्योंकि इंपॉर्टेंट सोर्स है इसलिए कैटल भी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्सेस टाइड ऑन चैरियट एंड लेड टू बैटल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है कहीं कहीं पे कि बैटल्स लड़ने जाते हैं और किस पे बिठा के, मतलब हॉर्स को अटैच करके, मतलब उन्होंने ऐसा कहीं ना कहीं हाइम्स में से इस तरीके से लिखा होगा कि भैया बैटल के लिए जा रहे हैं तो कुछ घोड़े को कुछ हो गया या फिर घोड़े को कुछ प्रॉब्लम हो गया, घोड़ा बहुत तेज था, जैसे कि चेतक वगैरह की बात करो तो उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारे हाइम्स में अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। चेतक की बात ऋग्वेदा में नहीं की होगी, लेकिन एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि ऐसे कहानियों से, ऐसे हाइम से हमको चीजें पता चली। हॉर्सेस टाइड ऑन चैरियट्स एंड दे वर लेड टू बैटल। अब बैटल किस चीज के लिए लड़ते होंगे भैया, क्या प्रॉब्लम थी? वैसे तो दूर दूर से आ रहे थे, बसना ही शुरू किया था तो बैटल क्यों लड़ते होंगे? अब जब बसने लग गए थे ना, तो लगेंगे तो लड़ेंगे तो है ही सही, बर्तन किचन में रहेंगे तो बजेंगे जरूर। तो ये लोग रहने लगे थे तो अब बिल्कुल लड़ेंगे, अपने हक की बात तो करेंगे। तो अब ये हक की बात करने लगे थे। इवन अगले वाले चैप्टर्स में आप देखोगे तो ये कॉन्कर भी करने लगे थे, अपने आप का आधिपत्य जमाना चाहने लगे थे। महाजनपद आ जाएंगे, उसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग महाजनपद आ जाएगा जो कि मगध के मौर्यन उभर के आएंगे, बिंबिसार और फिर उसके बाद में अशोक और ये लोग। तो धीरे धीरे करके ये चीजें भी शुरू होने लगी थी, बर्तन बजने लगे थे। कंट्रोल ऑन वाटर एंड लैंड, क्या इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए? वाटर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों के ऊपर कंट्रोल करना कि भैया नदी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं तो नदी क्रॉस करके जानी पड़ रही है, नदी के ऊपर कंट्रोल हो गया तो वाह वाह अपन तो बड़े स्ट्रांग बन जाएंगे। लैंड, जमीन के ऊपर कंट्रोल हो गया तो हम बड़े स्ट्रांग बन जाएंगे। लैंड किस लिए यूज की जाती थी? एग्रीकल्चर यूज किया जाता था, एग्रीकल्चर किया जाने लगा था। बार्ले की भी यहाँ पे बात हुई थी, बार्ले की ऐसी बात हुई थी कि बार्ले जो है ये बहुत जल्दी राइप हो जाता है ना, बहुत जल्दी पक जाता है, तो बार्ले की भी बात की गई है और बार्ले की बात की गई है। तो एग्रीकल्चर की भी बात, जाहिर सी बात है, वही बार्ले उगाने लगे, तो वीट और राइस तो उस समय पे उगाने लगे थे। हम लोग ने जब शुरुआत में बात की थी किर्थर हिल्स और गारो हिल्स और इनकी, तो हमने वहां पर भी देखा था कि राइस जो है वो सबसे पहले उगने लगी थी। उस चैप्टर में से बताओ कि राइस सबसे पहले कौन सी जगह पे उगी थी? आपके ऑप्शन है किर्थर, गारो हिल्स और विंध्यास, और उसके बाद में इंडस और गंगा वाली ट्रिब्यूटरी। बताओ जल्दी से ऑप्शन में कि राइस सबसे पहले कहाँ पे ग्रो हुई थी। बहुत अच्छे से मैंने वहां पे आपको बताया था, तो
यहाँ पे बार्ले की बात की जा रही है। मेन वर वेरी इंपॉर्टेंट, मेन को ही बैटल्स में यदि बात की गई तो बहुत ज़्यादा मेल जो फिगर थे उनकी ही बात ज़्यादा की गई है, ठीक है। तो बैटल्स में कौन जाते थे? मेन जाते थे। नो आर्मी, नो आर्मी, नो आर्मी, एज विश्वामित्र सेड, इनकी कोई आर्मी नहीं थी। विश्वामित्र ने जब उनकी हाइन जो अभी थी उसके अंदर भी ये बताया था कि वी डोंट हैव एनी आर्मी बट वी आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस, तो इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो उनकी कोई आर्मी नहीं थी, इससे हमको पता चलता है वो लोग मतलब जाते थे तो ऐसे कोई बड़ा सा जत्था सा लेके नहीं जाते थे। वो जो जत्थे है ना, सेना, वो आप अगले वाले चैप्टर से जब हम रूलर्स की बात करेंगे ना तब से हमको दिखने मिलेंगे। अभी ऋग्वेदा में नो आर्मीज की जो है वो कोई बात नहीं की गई इस वाले एज में, ठीक है। असेंबली ऑफ लीडर्स, अब ये लोग राजा कैसे बनाते होंगे, क्या करते होंगे? तो इनकी लीडर्स, जैसे ये लोग कहीं भी जाते थे तो ये इकट्ठे होते थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करते थे, क्या करना है, क्या अच्छा बुरा है, ऐसी बातें करते थे। फिर उन्हीं में से अपने लीडर को चूज कर लेते थे कि एक ही जो अच्छा है, ज़्यादा बोल रहा है, इस तरीके से देख लेते होंगे, उसको लीडर मान लेते थे, उसको राजन कहा जाता था। अब ये जो राजन है ना, यही आगे बढ़ के राजा के बाद में राजा ऑफ जहाँ वो जनपदा और फिर महाजनपदा सब बनते रहेंगे अभी। लेकिन अभी यहाँ के जो राजा है ना, वैदिक पीरियड में आप राजा की बात करोगे वो बिल्कुल भी वैसे राजा नहीं है जिनके बारे में हम जानते हैं। अभी आज वाले चैप्टर में जिस राजा की हम बात करेंगे उसके अंदर अभी तक ऐसे राजा नहीं ग्रो हुए हैं जैसे कि राजा को हम जानते हैं वो ऐसे वाले। अभी जो राजा है ये राजा बनना शुरू हुए हैं, इनिशियल स्टेज है ये राजाओं की, ठीक है। ये क्या करते थे, जैसे जाते थे बैटल्स वगैरह लड़ते थे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जमीनों के लिए, तो वहां पे स्लेव्स को कैप्चर करना अब इन्होंने शुरू कर दिया था, है ना। अब इन्होंने शुरू कर दिया था सारी चीजें। देखो आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप यही देखोगे कि ये जो चीज़ें जिनके लिए हम आज अलग अलग लॉज बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, इतने समय पहले से ही शुरू। आपको एकदम मज़ा, मैं जब पढ़ा अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है, अलग अलग चीज़ें पता चलना शुरू हुई है, मुझे बहुत अच्छा एकदम सीक्वेंस में जब चीज़ें पता चल रही है ना तो एकदम पढ़ने में और पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्योंकि अब इन्होंने स्लेव्स, अब ये राजा बनना अब शुरू हुए हैं, अब ये स्लेव्स इन्होंने बनाना शुरू किए हैं। फिर आगे ये लोग अनटचेबिलिटी की भी बात करेंगे, आगे ये लोग वर्ण भी बनाएंगे, काम के अनुसार भी बनाएंगे। फिर जब हम इंडिया में आएंगे तो वही अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि शुरू कहाँ से हुई, अगले वाले चैप्टर में अनटचेबिलिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोग स्लेव्स को कैप्चर करने लगे थे अपनी आधिपत्य, जब आधिपत्य जमाना है, जब अपने आप को बड़ा बताना है तो कोई अपने अंडर होना चाहिए ना, अंडर होना चाहिए। ऐसी इन लोग की मान्यता थी। ऐसा मैं कि मैम ये क्या बोल रही है, ऐसा मैं मेरी तरफ से नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब आप खुद को पावरफुल बताना चाह रहे हो, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो किसी से कि नहीं आपसे कोई कम पावरफुल है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप पावरफुल हो, ठीक है। तो ये लोग स्लेव्स को कैप्चर, जहां जाते बैटल के लिए वहां से फिर लोगों को कैप्चर करते, स्लेव बनाकर उनको रखते और फिर उनका काम करवाया करते थे। जो वेल्थ आती थी बैटल से, जो पैसा आता था उससे वो क्या करते थे, कुछ तो वो सामान लीडर्स जो रहते थे वो अपने पास में रख लेते थे, कुछ क्या करते थे पीपल को दे देते थे, जो बाकी के लोग थे जीत के आए अब यहाँ पे, तो वहां के लोगों में थोड़ा बहुत वेल्थ जो है वो बांट देते, कुछ जो है वो प्रीस्ट को दे दिया करते थे। अब इनमें से ये जो लीडर और ये प्रीस्ट है ना, ये दो ही आगे वाले चैप्टर में आपको सारी चीजें लीड करते हुए दिखेंगे। ब्राह्मण्स और ये लीडर जो है वो आगे जाके क्षत्रिय और ये बन जाएंगे, वर्णों में बात होंगी और फिर यही लीडर जो है वो राजा और ये सारे बनते रहेंगे आगे जाके। अभी तो ये नॉर्मल इंसान है, अभी इनकी इनिशियल स्टेज है, अभी ये लोग 6th 7th में समझ लो, अभी इनकी इनिशियल स्टेज है। अभी वो वाला है कि चल देख लेंगे कौन कितने थे तो माला देते आते ऐसे करके करते हैं ना, तो वो वैसा वाला हिस्सा अभी इनका चल रहा है, ठीक है। तो ये लीडर्स और ये प्रीस्ट अभी बनना शुरू हुए हैं। इनके साथ में क्या था ना, इनके साथ में ये था कि कुछ वेल्थ तो ये प्रीस्ट को बांट देते थे, कुछ वेल्थ लोगों में बांट देते थे, कुछ वेल्थ लीडर्स रख देते थे, है ना, जो लोग अच्छे थे उन वो अपने आप में रख लेते। साथ ही साथ ये यज्ञ भी किया करते थे। यज्ञ करना क्या होता है, यज्ञ जो होता है ना उसको यज्ञ भी कहा जाता है, दैट इज ऑफरिंग मेड इनटू द फायर। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि अग्नि को ऐसा माना जाता था कि इट इज अ मीडिएटर और मीडियम बिटवीन गॉड इन द स्काई एंड वी पीपल लिविंग ऑन द लैंड, है ना। हम जो यहाँ रह रहे हैं साथ ही साथ में जो भगवान है आसमान में, उनके बीच में अग्नि जो है वो मीडिएटर है। तो यदि अग्नि में कुछ हम डालेंगे तो अग्नि धुआं बन के आसमान में जाएगा और धुआं आसमान में जाएगा, तो आसमान में कौन है, भगवान बैठे हैं। तो भगवान के नाम पर ये लोग क्या करते थे, ऑफरिंग्स करते थे कि अगर ये जीत के आए हैं, वेल्थ मिली है, अच्छा पैसा मिला है, तो भैया भगवान की वजह से मिला है, जो भी करने वाले हैं सबके पालन
पालनहर्ता तो वही है, तो चलो उनके नाम पर हम क्या करते हैं ताकि और सुख शांति बनी रहे। आज भी यज्ञ का जो बेस है वो यही है, ऑफरिंग्स मेड इनटू द फायर टू गॉड एंड गॉडेसेस, भगवान और माताओं को दिया जाता था। क्या क्या डालते थे उसके अंदर, शुरुआत में देखे तो घी, ग्रेन और एनिमल, और आज भी यही होता है। जो सेक्रीफाइस कहते हैं ना हम लोग, सेक्रीफाइस इज यज्ञ ओनली, सेक्रीफाइस इज द अनदर नेम ऑफ यज्ञ। अब सेक्रीफाइस में क्या होता है, सेक्रीफाइस करना मतलब लाइफ सेक्रीफाइस करना, ठीक है। तो आहुति में एनिमल्स भी शुरुआत में डाला जाता था, और इवन एनिमल्स को काटना और वो जो सेक्रीफाइस देते हैं ना भगवान के नाम पे या माता जी के नाम पर, कोई कोई कहते हैं कि कालका माता को भी चढ़ता है, या बहुत सारी अलग अलग माताएं हैं, आपके यहाँ पर भी होंगी, आपको पता होगा। तो अलग अलग माताओं के नाम पर, अलग अलग भगवान को, भैरव महाराज के नाम पर भी सेक्रीफाइस किया जाता है। तो ये अभी अभी आपको ये इंसिडेंट बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि किस तरीके से वो लोग भी सेक्रीफाइस करते होंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किए जाते थे, एनिमल्स को डाला जाता था, और घी डाला जाता था। घी भी एनिमल से कहीं ना कहीं मिलता था, उसको शुद्ध मानते थे, तो घी भी ऑफर किया जाता था। ग्रेन्स, क्योंकि नई उपज होती थी। आज भी जब हमारे यहाँ पर अब जब हार्वेस्ट होती है, हर साल जब हार्वेस्ट होती है ना, तो अलग अलग गाँव में, यदि आप में से कोई विलेज में रहता हो या फिर कोई जानता हो चीज़ें कैसी होती हैं, तो हार्वेस्ट जब होती है ना, तो जो पहला ग्रेन निकलता है, पहला अन्न सीजन का जो पहला ग्रेन निकलता है, अनाज निकलता है, हवन में उसको यूज़ करने की मान्यता है, उसको चढ़ाने की मान्यता है, क्योंकि ये धरती से निकला है। धरती जो है वो भी भगवान का ही कहीं ना कहीं सोर्स है, तो उसी को हम भगवान को रिटर्न करते हैं, तेरा तुझको अर्पण करके, ठीक है। तो ग्रेन्स भी डाले जाते थे, घी भी डाले जाते थे, एनिमल भी डाले जाते थे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो यज्ञ किए जाते थे। अब सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के लिए अगर सोसाइटी की हम बात करें तो जो हाइम्स हैं उसके अंदर नॉर्मली दो तरीके की बातें की गई है, दो तरीके के लोगों की बातें की गई है। एक तो प्रीस्ट की बातें की गई है और राजा की बातें की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो प्रीस्ट और राजा नहीं है जो हम अगले चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे, वो रूलर वाले राजा, अभी इनका इनिशियल फेज है। तो ये जो राजा थे और ये जो प्रीस्ट थे ये थोड़े से अलग थे, ये ब्राह्मण्स थे जो कि हाइम्स वगैरह लिखना इन्होंने शुरू किया था। राजा में यदि हम देखें तो नॉट लाइक द किंग दैट वी नो, अभी हम जो किंग जानते हैं वो वैसे किंग्स नहीं थे। ये अभी इनका काम क्या था, शुरुआत में ये लोग रिचुअल्स इनको आते थे परफॉर्म करवाना, ये लोग सीख रहे थे, तो ये इसलिए उनको प्रीस्ट कहा जाता था। और जब भी हवन यज्ञ आदि सारी चीजें होती थी तो इनको आगे रखा जाता था और ये अलग अलग चीजें बताते थे, है ना। फिर इनको ही इंटरेस्ट बढ़ा होगा आगे, तो फिर आगे वो वर्ण वगैरह सारा बुक वगैरह कंपोज करना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसके पहले भी ऋग्वेदा वगैरह तो सेजेस और संत लिख रहे थे, तो वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं। तो प्रीस्ट की बात की गई है और राजा की बातें की गई है, पर ये राजा वैदिक एज में राजा जो बताए गए हैं उनको बताया गया है कि इनके पास में कोई कैपिटल सिटी वगैरह नहीं थी, ऐसे कोई कैपिटल्स नहीं थे, खूब ऐसा बहुत ज्यादा पैसे वाली चीज जो है वो यहाँ पर अभी राजाओं के पास में देखने को यहाँ तक नहीं मिली, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। प्लस सिटीज पैलेसेस आर्मी जो है इनकी नहीं हुआ करती थी, है ना। तो ये अभी सिंपल सादी जिंदगी जो है वो जी रहे थे, सिर्फ अभी लीडर के रूप में उभर रहे थे। अब जब इनके पास में कैपिटल्स नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े इनको घर नहीं बनाने थे, है ना, और साथ ही साथ इनको क्या, इनको आर्मी की भी जरूरत अभी तक लग नहीं रही थी, तो ये लोग टैक्स भी नहीं था, क्योंकि टैक्स तो आप अगले चैप्टर में, ये भी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे सीरीज में पढ़ोगे ना, बिल्कुल अभी जैसे अभी वाले चैप्टर में देख रहे हो कि कोई टैक्स नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना कि वो टैक्स इम्पोज करना शुरू किया उन्होंने और सारी चीजें बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, कैपिटल फोर्ट बनाना, तो ये सब क्यों शुरू किया था ये भी हमको उसमें बताया जाएगा। मजा आएगा एकदम हिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। तो टैक्स भी नहीं लेते थे, क्योंकि टैक्स बेसिक काम तो क्या ही होता है, टैक्स इसलिए लेते हैं कि आर्मी मेंटेन करनी होती है, घरों को मेंटेन करना होता है, प्रजा को मेंटेन करना होता है, इसलिए टैक्स लिया करते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है, तो अभी ये लोग कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लेते थे। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, नो हेरिडेटरी रूलिंग, मतलब कि यदि कोई लीडर बना है तो लीडर कैसे बनता था कि असेंबली होती थी, ये लोग डिस्कस करते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर उसी में से लीडर अपना ये चूज कर लेते थे कि चलो यही हमको आगे की राय देंगे कि क्या करना है, इतना लीडर का काम था। अब ये जो फिर वो राजा जैसे ही पोजीशन जो इनकी हो गई थी कि चलो हम इनकी बात मानेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर इनके जो बच्चे होते थे, अगला लीडर जो है वो अलग तरीके से चूज किया जाता था उनके हिसाब से, लेकिन बच्चे जो है वो लीडर, उनके हेरिडेटरी वाला रोल उनके अंदर नहीं था। आगे आप देखोगे अश्वमेध यज्ञ के भी थ्रू चूज किए जाते थे राजा, तो यहाँ पर हेरिडेटरी वाला कोई भी काम नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वैदिक एज।
सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, तो हमको बात की गई है जना की बात की गई है, जैसे कि राजा और प्रीस्ट की बात की ना, ऐसे जना और विश की बात की गई है। जना इज जना, JANA एंड विश एंड वैश्य, ठीक है। तो ये क्या है, जन इज लोग, पीपल को यूजुअली डिनोट करने के लिए यूज किया गया है, जो आज भी हम हिंदी में बोलते हैं ना, लोग जन वैसा वाला जन। एंड विश और वैश्य तो आप आगे भी वर्णों में पढ़ोगे, जो ट्रेडिंग बिजनेस क्लास वाली जो काम था ना, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो पुरु, भरत, यदुजन, पुरुजन, भरतजन, यदुजन, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो जन को थोड़ा सा ऐसा डिनोट किया है। फॉट अमंग देमसेल्व्स, अब जब ये आगे लोग आने लगे तो फिर यही लोग आपस में लड़ते भी थे और यही लोग फिर बैटल भी करते थे और फिर लैंड वगैरह, वाटर वगैरह कैप्चर भी किया करते थे। जब ये लोग बैटल करते थे तो उसी में क्या करते थे, दास और दासियों को मैंने आपको बताया कि वो स्लेव्स बना लेते थे। तो शुरुआत में इनको क्या नाम दिया जाता था, दासाज एंड दासियूज, है ना। फिर लेटर दास एंड दासी, जो अभी हम जो बात करते हैं वो दास और दासी हो गया, ये दास और दासी हो गया। नहीं तो पहले दासाज और दासियूज करके उनको जीत के लेके आते थे और स्लेव्स बना लेते थे। अब ये दासा और दासियूज क्या थे, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, किसी भी चीज में नहीं करने देते थे, क्योंकि इनको लेस पावरफुल समझा जाता था ना। इनको तो पकड़ के लेके आए हैं, है ना, जीत के लेके आए हैं, तो इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। दे ऑल्सो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि अलग जगह से लेके आते थे, इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती थी। दासा मेल, दासी इज फीमेल। लेटर ऑन हमने जो है वो दासा दासी एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दासा और दासीज में आप कंफ्यूज मत हो, ये वही दास और दासीज है। ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स, जो लेके आते थे, जो जीत के आते थे, उनकी प्रॉपर्टी वो लोग बना के रखते थे इस तरीके से कि अब इनको लेके आए हैं, यही हमारे स्लेव है और हमारा सारा काम यही करेंगे, तो वो एक प्रॉपर्टी की तरह उनको रखा करते थे। तो यहाँ से धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होने लगी थी। कौन सी चीज़ें मैडम, कौन सी चीज़ें शुरू होने लगी थी, यही चीज़ आगे जाके अनटचेबिलिटी और इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट होगी, स्लेवरी में आगे जाके कन्वर्ट होगी भारत देश में। तो अभी तो ये बैटल्स आसपास में लड़ रहे थे, वाटर लैंड के लिए लड़ रहे थे, इनके फिर बैटल्स भी बड़े होने लगेंगे, जमीन, पानी और दास दासी से फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अभी तो चलो यही का कैप्चर किया, फिर और कैप्चर करे और कैप्चर करे, लालच। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी। ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स, आर्याज डिड नॉट लाइक दीज पीपल। आर्य जो है वो, आर्य कैसा, मैंने आपको आर्यन भी बताया आपको कि आर्य पुत्र के नाम से भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो वैसे आर्य जो है वो ऐसे हाइम्स में बताया गया है कि यूजुअली हाइम्स जो है वो बहुत सारे आर्य लोगों ने भी लिखे हैं। तो वो आर्य, जैसे इन्होंने हाइम्स लिखे तो इन्होंने लिखे, तो ये अपने आप को पावरफुल बताना चाहेंगे ना, तो ये अपने आप को पावरफुल जिसमें इन्होंने बताया, साथ ही साथ इन्होंने इनके जिसके ऊपर ये पावरफुल थे, जिसके ऊपर ये दबदबा बना रहे थे, दैट इज दासा एंड दासियों। तो ऐसा बताया गया है कि ये आर्य लोगों को दासा और दासी पसंद नहीं थे, ठीक है। अब जब इंसान लिखता है, अगर वो लिख रहा है तो फिर वो तो खुद के बारे में ही लिखेगा ना, पूरा पोर्ट्रे उसी तरीके से करेगा। तो दासाज, आर्याज डिड नॉट लाइक दिस दासास एंड दासियूज, और वो उनको प्रॉपर्टी बना के रखा करते थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? सोशल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसा क्या था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या खत्म हो जाता है, वैदिक पीरियड खत्म नहीं होता। शुरुआत का जो वैदिक पीरियड है, जैसे कि हम बोले तो ऋग्वेदा वाला जो हमने बोला था, ऋग्वेदा वाला जो हमने बोला था किस में चल रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चल रहा है, वो वाला पार्ट, उसमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली, इस तरीके से हो रही थी। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि दो चीज़ें हो रही है, एक तो नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेदा लिखा जा रहा है, फिर उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और साउथ वेस्ट में उसी समय पर मेगालिथिक एज जो है वो शुरू हो गई थी, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स शुरू हो गई थी, ये एज शुरू हो गई थी यहाँ पे। और ये जब ऋग्वेदा शुरू हुआ था ना, उसी के टाइम पे कंटेम्प्रेरी नीचे वाले हिस्सों में ये चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे बरियल्स वगैरह देखने को मिले थे, तो ये भी पढ़ लो, है ना। और ऋग्वेदा का जो बाकी वाला हिस्सा है, अथर्ववेद, सोमवेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको हम आगे वाले चैप्टर में, यानी कि महाजनपदा वाले चैप्टर में, उसके शुरुआत में हम उसको भी कवर करेंगे, उसके अंदर शुरुआत में आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे भूल मत जाना कि वैदिक पीरियड में तो खाली ऋग्वेद आता है, शुरुआत में ऋग्वेद आता है, फिर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी आते हैं, ठीक। मेगालिथिक एज की यदि हम बात करें तो मेगालिथिक एज डेवलप्ड ऑन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, मतलब उसी समय पे जब ऊपर ये चल रहा था, नीचे इन चीज़ों की बात हो रही थी, करीब 3000 साल पहले। इवन कहा जाता है कि इससे भी पहले वेद जब लिखना शुरू हुए थे उसके पहले से ही कहीं कहीं हिस्सों में ये चीज़ें भी चल रही थी। लोकेशन कहाँ पे, इन द साउथ, डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, नीचे वाली साइड में और नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती थी। कौन सी चीज़ें मैम, क्या क्या चीज़ें ऐसा कि
मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स होते हैं बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स। स्टोन बोल्डर्स कैसे? ऐसे बड़े बड़े स्टोन होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं। तो ये देखे जाने लगे थे, पाए जाने लगे थे, और इनसे क्या बना रहे थे? बरियल साइट्स बना रहे थे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बरियल साइट्स यानी कि इंसान को दफन करने की साइट्स बना रहे थे। तो मैं बार बार गई थी, साउथ में भी ये चीजें चल रही थी, ये भी चीजें चल रही थी। तो क्या चीजें चल रही थी? ये चल रहा था भाई कि मतलब अलग अलग जगह पे बरियल साइट्स हमको मिली जो कि उस उतने टाइम पुरानी है जब वो वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा और ये सब, उनकी एज और इनकी एज करीब एक जैसी ही है, कि उस समय की बात है। तो ये जो है ये नॉर्थ मतलब हमको कहाँ कहाँ पे मिला? डेक्कन, साउथ, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। तो ये क्या करते थे कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर अंदर डालते थे, इधर से इधर से इधर से, जैसे ये स्टोन बोल्डर्स में बता रही हूँ ना, वैसे अंदर डालते थे। मेगालिथ्स अंदर डालते थे, स्टोन बोल्डर्स नहीं, मेगालिथ्स अंदर डालते थे। फिर जो स्टोन बोल्डर होता है, स्टोन बोल्डर कैसे होते हैं? ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये इनसे इनको ऐसे लाइन बना के कवर करते थे, ठीक। फिर इसी के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन बोल्डर भी रख देते थे, जिससे पता होता था कि यहाँ पर ये जो है ये बरियल साइट है। समझ आ गया कि नहीं? इसको सिस्ट भी कहा जाता है। स्टोन टूल्स आर फाउंड, नो फाइंडिंग्स ऑफ लिटरेचर। इनसे जुड़ी कोई भी लिटरेचर की फाइंडिंग यहाँ नहीं है, और यहाँ पर कोई फाइंडिंग ऑफ लिटरेचर भी हमको नहीं मिला। हमको तो ऐसी वो मिली, क्या कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा मुझे, हिंदी में कुछ बोलते हैं, लिख के बताना अगर तुमको याद आ रहा हो कुछ तो, ठीक है। तो ये जो साइट होती है जिसके अंदर दफन करते हैं ना, उसको, तो ऐसी चीजें हमको वहां पे देखने को मिली। किस तरीके से? एक तो सरफेस पे बनी थी, अंडरग्राउंड में बनी थी, है ना। कुछ सरफेस पे भी बरियल साइट्स थी और कुछ बहुत अंडरग्राउंड में बरियल साइट्स देखने को मिली। इंडिकेशन ऑफ बरियल कैसे पता चलता था कि भैया यहाँ पे बरियल साइट है? क्या करते थे? ये बोल्डर्स से सर्कल कर देते थे, जहां पे जैसे गाढ़ा, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बताया, कहाँ गई वो पिक्चर, ये। अब जैसे यहाँ पर अंदर जो भी मेल है या फीमेल है, जो भी है, जिसको दफन करना है उनको दफन कर दिया, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे बड़ा सा पत्थर इसके ऊपर रख दिया, और साइड साइड में ऐसे स्टोन बोल्डर सर्क्यूलर फॉर्म में लगा दिए। तो सर्कुलर फॉर्म में लगा दिए तो वो भी एक बरियल साइट का क्या हो जाएगा? इंडिकेशन हो जाएगा। तो बरियल साइट एंड वन लार्ज बोल्डर, या तो सिर्फ ऐसे आसपास नहीं लगाते थे, सिर्फ एक बरियल बड़ा सा लार्ज बोल्डर लगाते थे तो उसके ऊपर, तो पता चल जाता था कि ये बरियल साइट। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो जो क्रिमिशन ग्राउंड होता है ना, वहां पे जैसे क्रिमिशन ग्राउंड है तो यहाँ पे ऐसे बड़ा सा ऐसा लगा देते और फिर यहाँ पे इस तरीके से करते, फिर यहाँ पे आप लोग फ्लावर वगैरह चढ़ाते हो कि नहीं, ऐसा। तो इसे बड़ा सा बोल्डर रख देते थे जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर बरी किया गया है किसी व्यक्ति को। तो दो तरीके की जो बरियल साइट का हम इंडिकेशन देख सकते हैं। जो बीच वाला हिस्सा था उसको सिस्ट कहते हैं। अभी बरियल साइट्स में क्या क्या मिलता था? इन बरियल साइट्स में हमको पॉट्स मिलते थे ब्लैक और रेड कलर के, जिसको ब्लैक और रेड वेयर भी कहा जाता था। पॉट्स मिलते थे जिसके अंदर पानी, खाना और ये चीजें रखी जाती थी। ब्लैक एंड रेड कलर के ये लोग होते थे, ये लोग क्या पॉट्स होते थे। टूल्स ऑफ आयरन हमको मिले, आयरन। अब आयरन के टूल्स से आप क्या समझ सकते हो ना कि इस समय तक आयरन का भी यूज होना शुरू हो गया था। तो आयरन एज भी कहीं ना कहीं अब यहाँ से शुरू हमारी होने लगेगी, क्योंकि आयरन का अभी इसके पहले तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था ना कि कॉपर यूज कर रहे थे, है ना, कॉपर यूज कर रहे थे, टिन, ब्रॉन्ज, अभी तक हम इनकी बात कर रहे थे। आयरन की बात हमने अभी तक नहीं की थी, लेकिन आयरन को यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अब आयरन के साउथ में हमको क्या मिलने लगे? सामान मिलने लगे, मतलब आयरन का ये लोग यूज करने लगे थे। तो इस तरीके से जैसे ये आप देख सकते हो घोड़े का कुछ है ना, घोड़े के ऑर्नामेंट्स है, और इसको आप देख सकते हो ये भी अंदर जो है वो मिले मेटल वगैरह के बने हुए अंदर बरियल साइट्स में मिले। साथ में डैगर जो होता है चाकू, उस तरीके का भी डैगर भी देखने को मिला बरियल साइट में। इक्विपमेंट्स ऑफ हॉर्सेस, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस बरियल्स में हमको मिले। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी हमको बरियल में देखने को मिले। अब इसके साथ में क्या आता है ना, फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंसेस। अरे मैम क्या बरियल में भी सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे क्या? मतलब गाड़ने के बाद में इंसान मृत्यु हो जाए उसके बाद में कैसे सोशल डिफरेंसेस? तो भाई हाँ, सोशल डिफरेंसेस मतलब ऐसा वाला नहीं समझाती हूँ। कैसा वाला भाई कि हमको पता चल जाता है कि रिच है कि पुअर है। कैसे? क्योंकि जो बरियल जिसके अंदर एक इंसान है, एक इंसान का स्केलेटन मिला प्लस साथ में बहुत सारे पॉट्स मिले, है ना, पॉटरी मिली, और उसके अंदर कुछ अब उसको एग्जामिन किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तुमने देखा कि इसके अंदर तो ये सामान था, इसके अंदर तो ये सामान था, इसके अंदर तो ये सामान था। आपको ये असली में तो मुर्दा खा नहीं लेगा ना, उसको सामान के अंश तो होंगे, भर भर के देते थे तो कुछ तो अंश तो मिले होंगे ना सड़के। तो उनको एग्जामिन किया तो फिर पता चला अरे ये तो ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने रख के दी थी साथ में। तो जिस बंदे के साथ में बहुत सारा सामान, समझ जाओ कि वो रिच है। जिस
जिसके साथ में बहुत कम सामान, एक एक दो दो ही सामान, या फिर ऑर्नामेंट्स नहीं, गोल्ड वैसा कुछ नहीं, जैसे कि रिच है तो उसके साथ में तो गोल्ड वोल्ड के भी ऑर्नामेंट मिलेंगे, इनके साथ में गोल्ड वोल्ड का आपको कुछ नहीं मिलेगा, कॉपर या ऐसा कुछ भी आपको सामान मिल जाएगा, एक आधी गोल्ड वोल्ड मिलेगा। तो इसे समझ जाओ कि ये थोड़ा सा कम ही जो है इनका था। तो मतलब हो सकता है कि उस समय में वो भी रिचुअल चलाते हो कि देखते हैं कौन बरियल साइड में कितना अपने मृतकों के साथ में सामान बेचता है। तो चीज़ें हैं हंसी मजाक की। बाकी हाँ, रिचुअल मतलब ऐसा कि रिच और पुअर हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। फैमिली बरियल्स कैसे देखने को मिले? फैमिली बरियल्स भी देखने को मिले, जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ऐसा तो क्या सबको एक साथ मार देते थे कि एक मर गया तो चलो सारे के सारे मर जाओ, ऐसा करते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते थे। फैमिली बरियल मतलब क्या कि जैसे एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर की मृत्यु हो गई, अब उनको बरी कर दिया। अब जब बरी किया तो उनके साथ में स्टोन बोल्डर लगाया, जैसे आप देखते हो ना क्रिमिशन ग्राउंड पे आप देखते हो कि ऐसे करके उनके ऊपर इस तरीके से एक स्टोन खड़ा कर देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, है ना। तो फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो इससे पता चल जाता है ना कि ये किसकी साइट है, किसकी बरियल साइट है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है। तो वैसे ही फैमिली बरियल में क्या करते थे कि किसी एक पर्सन की मृत्यु हुई, उसके लिए एक स्टोन रख दिया, अब वो भले इंस्क्राइब उसके ऊपर करे या ना करे, पर हो सकता है वो ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कि इस वाले एरिया में इस जगह पे ये स्टोन बोल्डर रखा है, मतलब हमारे ही मेंबर है ना, कि कोई पेड़ के नीचे या ऐसा, तो पता चल जाता था। अब जब अगले इंसान की मृत्यु हुई, तो जब ये लोग पहला वाला बरियल बनाते थे ना, उसके अंदर पोर्ट होल्स बना देते थे। पोर्ट होल्स कैसे? मतलब होल जिसके थ्रू सामान जाया जा सके, तो पोर्ट होल्स बना देते थे। फिर उस पोर्ट होल की मदद से खुदाई करके वापस से उसी जगह पे अगले वाले इंसान को भी, उसका भी जो बॉडी रहता था, डेड बॉडी होता था, उनको भी वहां पे बरी करते थे। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से फैमिली बरियल भी देखने को मिले। मैम अच्छा आप एक बात बताओ कि यार ये कैसे पता चलता था कि मेल है कि फीमेल है कि स्केलेट मतलब बच्चा है? जैसे कि बाद में आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते होंगे ना, तो उनको पता भी तो होना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है, किसका है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में आया है तो देखो, छोटे बच्चे का अगर स्केलेटन होता है ना, तो वो तो आसानी से पता चल जाता है कि छोटा स्केलेटन है ना, कि ये बच्चे का होगा। अब मान लो कि लड़के लड़कियों का स्केलेटन तो सेम होता है, बाहर से भले फीचर्स अलग है, लेकिन स्केलेटन तो सेम होगा ना, उसके अंदर तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो स्केलेटन उनके सेम होते हैं। अब कैसे पता लगाओ कि मेल है कि फीमेल है? तो वो ऐसे पता लगाते थे कि जो लड़कियों का जो पेल्विक वाला हिस्सा होता था, जो बर्थ गिविंग हिस्सा होता था, वो नॉर्मली थोड़ा सा वाइड होता है। क्यों वाइड होता है? ताकि वो एक चाइल्ड को बियर कर सके, चाइल्ड को रख सके उस जगह पर, है ना। जब प्रेग्नेंट होते हैं तो चाइल्ड को रखने की स्पेस भी होनी चाहिए। तो वो समझ में आ जाता है कि वो पेल्विक वाला हिस्सा जिसका वाइडर होगा थोड़ा सा एज कंपेयर टू दूसरे वाले स्केलेटन के, वो समझ लो कि वो मेल का फीमेल का है। समझ गए कि नहीं? जिनका पेल्विक हिस्सा बड़ा वो फीमेल का, जिसका पेल्विक हिस्सा छोटा वो मेल का। तो इस तरीके से पता चल जाता था कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। इवन साथ ही साथ बहुत पुराने, करीब 2000 साल पहले, चरक आपने नाम सुना होगा। ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन जो कि मेडिसिन की बहुत जानकारी रखते थे। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि 306 हड्डियां होती है, 306 हड्डियां होती है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि 206 होती हैं, है ना। मतलब 200 के अराउंड की हड्डियां सब लोग मानते हैं। तो ये वाला जो है वो बहुत थोड़ा सा लंबा उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने किस हिसाब से बताया? उन्होंने टीथ, कार्टिलेज और इनको भी काउंट करके ये हड्डियां जो है वो बताई थी। तो ये चरक का भी नाम इसके अंदर बताया जाता है। तो एमसीक्यूज में अगर आए तो याद रखिएगा, है ना। चरक जो है वो बहुत बड़े हमारे इंडिया की यदि हम बोले या फिर हमारे कल्चर का यदि हम बोले तो बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। इनको बहुत जानकारी थी, है ना। तो चरक जी ने ये चीज़ हमको बताई थी। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि चीफ्स और चीफ्स भी हो जाएंगे, फॉलोअर्स भी हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग हमको बरियल्स देखने को मिले, ठीक है। साथ ही साथ एक ब्रह्मगिरी की एक साइट थी। ब्रह्मगिरी एक जगह है, कहाँ पे? देखो मैप में आप देखो, ये वही वाला मैप है जो पहले हमारे इंडस वैली में हमने कहीं पे देखा था। मेहरगढ़ और इनकी जब हमने बात की थी, बुरजाहोम की हमने बात की थी, तो ये वही वाला मैप है। तो नहीं, ये एंशिएंट सोर्सेज में हमने देखा था ये वाला मैप, ये वही वाला मैप है। तो यहाँ पे आपको एक साउथ की साइड में ब्रह्मगिरी एक साइट दिख रही है। ये ब्रह्मगिरी में एक ऐसी बरियल साइट मिली जिसके अंदर 33 गोल्ड बीड्स थे। बीड्स मतलब क्या? मनके, मोती होते हैं ना वो। तो 33 गोल्ड बीड्स थे, 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल थे और एक कॉन्च शेल भी मिला। कॉन्च शेल क्या? शंख होता है ना, जिसे करके वो बजाते हैं शुरुआत करने के लिए, ऐसा कुछ, या मंदिरों में बजाया जाता है, तो वो कॉन्च शेल, उसको ही शंख को ही कॉन्च शेल कहा जाता है। तो ये भी वहाँ पर देखने को मिला। तो भाई 33 गोल्ड बीड्स उन्होंने मृतक के साथ में ही बरी किए। बहुत अच्छी बात है, बहुत पैसे वाले होंगे। तो ये ब्रह्मगिरी की एक साइट है जिसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और साइट है इनाम गांव।
इनाम गांव की हम बात करते हैं, कहाँ पे है भैया, ये रिवर घोड़ भीमा ट्रिब्यूटरी जिधर है वहां पे रिवर घोड़ में इसकी लोकेशन है इनाम गांव की। ऑक्यूपाई कब हुआ, करीब 3600 या फिर 700, मतलब इसके बीच में, ये वाली जो रेंज है ना इसके बीच में ऑक्यूपाइड था इनाम गांव, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ पैटर्न ऑफ बरियल कैसा था, हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पे आपको जितनी बरियल साइड मिली ना उसमें एक बेसिक चीज मिली कि जो सिर था, मुर्दे का जो सिर था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखा हुआ था। तो होगी उनकी कुछ मान्यताएं। उसी तरीके से बरियल जो है वो हमको हाउसेज में भी मिले। अभी जैसे अभी तक हम बरियल जो देख रहे थे वो कहीं ना कहीं हमको बाहर देखने को मिले थे, पर इनाम गांव की स्पेशलिटी है बरियल को लेकर कि इन्होंने घरों में भी बरियल्स बना रखे थे। जैसे एक जगह पे हमको देखने को मिला कि एक बड़े से क्ले जार में, 4 पैरों वाला क्ले जार, क्ले का जार जिसके अंदर 4 उन्होंने पैर ऐसे लगा दिए। पैर मतलब क्या, ऐसे कूलर के पैर, तो कूलर के पैर क्या होते हैं, पहिए होते हैं ना, ऐसे ही क्ले जार के नीचे ऐसे स्टैंड जैसे लगा, जैसे एक क्ले जार है बड़ा सा, अब इसके अंदर इसको टिकाने के लिए स्टैंड ऐसे लगा दिए 4। समझ गए कि नहीं, तो वो 4 लेग का मतलब ऐसा है, असली पैर काट के क्ले जार को नहीं लगाते, 4 लेग्ड क्ले जार का मतलब ये है। तो ये बड़े से क्ले जार के अंदर उन्होंने डेड बॉडी रखी, बड़े से क्ले जार के अंदर रखी, और फिर बरी कहाँ पे की उन्होंने, इनाम गांव का जो एरिया था उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी कहा जाए तो, ये वाली साइड जहां से एक लेजर मिला वो सबसे बड़ा एरिया था जिस सेटलमेंट में मिला। तो ये सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उस सेटलमेंट के सबसे सेंटर में, जिसके आसपास कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड के आसपास भी 4 रूम थे, है ना, उसके बीच में बिल्कुल ये क्लेजार को बरी किया गया। तो हमको ऐसा वहां से पता चला कि ये बरी जो है वो हाउसेज में भी ये लोग किया करते थे। वेसल्स विथ फूड एंड वाटर, बहुत ऐसे वेसल्स भी रखे थे साथ साथ में जिसके अंदर पानी और खाना भी रखा गया था। और क्या क्या था भैया, बॉडी पेइंग इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन, तो बॉडी जो है उनको ऐसे क्रॉस लेग पोजिशन, जब सुलाया तो हेड नॉर्थ की तरफ और बॉडी को जो रखा उनको क्रॉस लेग्ड पोजिशन में रखा था। ठीक है, और क्या क्या था भैया, 4 लेग्ड क्लेजार, इसकी बात हम कर चुके हैं, 4 लेग्ड क्लेजार की, और ग्रेनरी भी हमको देखने को मिली, है ना। तो ये इनाम गांव की कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो कि भैया हाउसेज जो है वो मेन हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिला, हेड जो नॉर्थ की तरफ, और पैर जो है वो क्रॉस लेग में हमको देखने को मिले। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, साथ ही साथ सीड्स देखने को मिले, किस किस के, व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम। मतलब जब ये सीड्स मिले तो हमको पता चल गया कि इतने सालों पहले साउथ साइड में लोग ये सारी चीज़ें भी कंज्यूम करने लगे थे, ग्रो करने लगे होंगे तभी कंज्यूम करने लगे, है ना। फार्मिंग में जैसे हम आए थे वैसे हमने सारी चीज़ें की। अगर फार्मिंग, हम फार्मर्स कैसे बने, हर्डर्स कैसे बने, तो सोर्सेज, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री वाला हमारा टॉपिक है, हम कवर कर चुके हैं इंडस वैली के पहले, उसको अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें जो ये सीड यहाँ पर मिली ये आई कहाँ से, लोग ने फार्मिंग करना कैसे शुरू की, उसके पहले लोग क्या करते थे। ठीक है, बोन्स जो है, बोन्स के ऊपर कट मार्क्स मिले, जो हड्डियाँ मिली ना, जानवरों की हड्डियाँ, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि बरियल्स में इवन कई जगहों पर साथ साथ में मेहरगढ़ वाला जो हमने देखा था, तो मेहरगढ़ में, ये वाले चैप्टर में नहीं, मतलब इसके पहले एंशिएंट सोर्सेज में हमने देखा था कि मेहरगढ़ वाली साइड थी तो उसमें साथ साथ में गोट्स को भी रखा जाता था। क्यों रखा जाता था कि भाई ये खाने का सोर्स होगा कि अगले जन्म में भी इनको इसके थ्रू खाना मिल सकता है, मीट मिल सकता है। तो कट, ये यहाँ पे जो बोन्स मिले ना उसके अंदर कट मार्क लगे हुए थे, मतलब ऐसा। तो कट मार्क का क्या इंडिकेशन कि बोन काट के रखा होगा, नहीं, मतलब कि हंटिंग जब करते होंगे तो मतलब उस समय में भी हंटिंग चल रही थी, और जब वो मारते होंगे जो भी एनिमल रहता है उसको, जब वो मारते थे तो उस पर बोन के ऊपर कट आ जाता है ना, थोड़ी सी धार, तो उससे हमको पता चलता है कि शोइंग हंटिंग गैदरिंग वाज आल्सो डन हियर, हंटिंग गैदरिंग भी ये लोग करते होंगे। किस किस के बोन्स देखने को मिले बरियल्स में, कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मंगूस बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, इन सबके हमको बोन्स अलग अलग बरियल्स में देखने को मिले। मतलब ये वाले भी सारे उसी कहीं पे रीजन्स में होंगे, तभी तो साथ में उनको भी बरी किया गया। ठीक है, और फ्रूट्स में हमको क्या क्या देखने को मिला, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स कहाँ है, डेट्स इसमें दिख रहे हैं क्या, पुरानी वाली इमेज में होंगे डेट्स, ये रहे, ये डेट्स, इसको डेट्स कहते हैं। आपकी रीजन में भी कुछ कहते होंगे अलग अलग नाम से, इंग्लिश में इसको डेट्स कहते हैं। तो ये भी देखने को मिले बरियल साइट में।
तो ये हमारा वाला टॉपिक था वैदिक पीरियड का, जिसके अंदर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं दो तरीके से कि नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है वेदा लिखे जा रहे थे, वहीं साउथ साइड में हमको बरियल साइड, मेगालिथिक साइड जो है वो भी इमर्ज हो रही थी साथ साथ में। वेदास में हमने ऋग्वेदा की बात की, अलग अलग हाइम्स की बात की, किस तरीके से हाइम्स पढ़ाई जाती थी उसकी बात की, और भी हाइम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, कैटल्स, हॉर्सेस के बारे में बताया गया था, और जो चीज़ें लिखी थी उससे रिलेटेड हमने उसके अंदर पूरी कवर कर ली। साथ में हमने मेगालिथिक वाली जो साइड देखी तो उसके अंदर हमने देखा कि वो लोग दो तरीके से हमने बरियल्स देखे, एक तो जिसके अंदर सिर्फ आसपास में बुल्डर लगा दिया जाता था, दूसरा वाला हमने देखा कि जब सेंटर में बुल्डर एक बड़ा लगा देते थे, इंडिकेशन से पता चल जाता था कि भैया यहाँ पे रहते। फैमिली बरियल देखे हमने, सिंगल बरियल देखे, रिच पुअर वाले बरियल देखे, क्राफ्टमैन और फॉलोअर्स के बरियल भी हमको देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें भी हमको पता चली। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्केलेटन्स को लेके, इसकी भी हमने पूरी बात की। अलग अलग साइट्स की बात की, कहाँ कहाँ पे अलग अलग बरियल्स हमको देखने को मिले। तो बस यही जो है वो हमारा वैदिक पीरियड वाली बात हो गई। अब इसके बाद में जो अगला वाला पोर्शन आएगा ना, जो अर्ली स्टेट्स के नाम से आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे वैदिक, ये ऋग्वेद के बाद वाले जो वेदास है उनकी बात हम उसके अंदर करेंगे। साथ में महाजनपदास, जनपदास और उनकी बात हम देखेंगे, कैसे मगध भी इवॉल्व हुआ, वाजी इवॉल्व हुआ, उनकी हम बात वहाँ पर जाके करेंगे। अब रूलर्स आगे बनने लगेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि रूलर्स जो है वो ठीक ठाक अभी लीडर के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी कोई ऐसे बड़े महल या टैक्सेस वाला सिस्टम अभी शुरू नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर आपको वो भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये हिस्ट्री सीरीज में जो पढ़ाई जा रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दिस वॉज अ वेरी मेन रीजन, आई वॉज वेरी मच कंसर्न्ड कि पता नहीं रैंडम उठाऊंगी फिर बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, नहीं बनेगा। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट पे आई एम गिविंग एफर्ट कि आप लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आए, एक साथ चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो, तो हिस्ट्री में आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो ये कभी ना बोले कि यार डेट्स याद नहीं हो रही, क्योंकि डेट्स तो सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में चली जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर शुरू करते टाइम हम लोग पूरी टाइमलाइन रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनटीएससी जो है वो मेरा वाला भी पोर्शन आपको अच्छे से मिल जाएगा। सारी इसको स्क्रॉल कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। सब कुछ हम जो है वो एनसीईआरटी से अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपका हर चीज़ के लिए बिल्कुल बढ़िया सा बेस बन जाए। ठीक, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ें थोड़े से लिखते रहिएगा, क्योंकि लिख के याद करोगे तो दिमाग में अपने आप रहेगा। आपका आँखों का, कानों का, सारी चीज़ों का फोकस, हाथों का एक ही जगह पे रहेगा, तो थोड़े समय में चीज़ें अच्छे से ग्रास्प आप लोग आसानी से कर पाओगे। मतलब बैठ के कहानी सुन रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन लिखते भी चलो साथ साथ में, तो एक अलर्टनेस बनी रहेगी, नहीं तो फिर खो जाओगे पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनटीएससी, सैट, मैट, स्टेज 1, स्टेज 2 हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, टाइम से पहले सिलेबस कवर हो जाएगा। इवन लाइव क्लासेस भी हम लोग लेना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ मैं 110% आपको अच्छे से करके दूंगी। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हिस्ट्री तो ऐसा है, मैं बता दे रही हूँ आपको, आपका बेस इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आप आगे यूपीएससी की भी तैयारी करो तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है उसके लिए आप शेयर कीजिएगा, आपको लग रहा है पूरी टाइमलाइन पढ़नी है उसके लिए आप शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर दें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप ना मिस कर दें। सब कुछ आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो के रिमाइंडर ज़रूर लगा के रखा कीजिए, ताकि आप मिस ना कर दो। लेक्चर आके चला गया फिर पता चल रहा है कि खत्म ही हो गया। ठीक है, जब उस टाइम पे पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।